बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। आज प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे इमरान ख़ान के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल की, और फिर एक पेज का फट जाना, यानी एक तरफ इमरान ख़ान साहब के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल का मामला है, दूसरी जानिब जो एक गर्दान हमारे मुल्क में होती है कि इदारे एक पेज पे हैं, हुकूमत और इदारे एक पेज पे आ चुके हैं, लेकिन एक पेज का फट जाना, इसका इमरान खान साहब के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के साथ क्या लिंक है, क्या ताल्लुक़ है। एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी नाज़रीन खबर है कि जैसे जमाल खान मंदुखेल अचानक किस ओहदे के लिए फेवरेट हो गए हैं, ये खबर भी आपके साथ, इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और तीसरी खबर है मरियम नवाज साहबा के हवाले से, लेकिन इस खबर का जो लिंक है वो अली अमीन गंडापुर साहब से भी जाके जुड़ता है। तो ये खबर और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के तर्जुमान इंतज़ार पंजोथा की जो बाजियाबी हुई है, अच्छी खबर है, खुशखबरी है, लेकिन ये बाजियाबी एक और कहानी का पेश खैमा साबित हुई है। यानी कहानी में, बाजियाबी की कहानी में एक नया ट्विस्ट, एक नया मोड़ आया है। तो इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो न्यूजीलैंड की टीम ने, क्रिकेट टीम ने भारत को आज टेस्ट मैच में शिकस्त दी है। वैसे तो पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ भी हुई, जिसमें पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा और बहुत बैशिंग की गई। सीनियर क्रिकेटर की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अप्रोच पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को निशाना बनाया गया, लेकिन बाद में जो नया एक प्लान जो है वो एग्जीक्यूट किया गया कि स्पिनिंग ट्रैक बनाया जाए, तो स्पिनिंग ट्रैक बना के इंग्लैंड को जो है स्पिन बॉलिंग के जाल में फंसाकर पाकिस्तान ने दूसरे और तीसरे टेस्ट में शिकस्त दी, और इस तरीके से पाकिस्तान 2-1 से जो सीरीज़ थी इंग्लैंड के साथ, उसे जीतने में कामयाब हुआ। लेकिन भारत में नाज़रीन ये हुआ है कि मेज़बानी की इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की, और अब तक की जो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री है, कभी भी अपने होम ग्राउंड पर भारत को शिकस्त का, और कौन सी शिकस्त, वाइट वॉश, यानी तमाम सीरीज़ के जो टेस्ट मैचेस हैं वो तमाम के तमाम आप हार जाएं, इसको वाइट वॉश कहते हैं। अच्छा, टेस्ट मैचेस हों, चाहे वनडे हो, चाहे वो आपके T20 सीरीज़ हो, अगर आप उस सीरीज़ के तमाम मैचेस हार जाते हैं, उसको वाइट वॉश कहा जाता है। तो 3 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज़ है, न्यूजीलैंड की टीम खेलने के लिए भारत आई, जिसको गालिबन केन विलियमसन भी जो है उसको लीड नहीं कर रहे थे, नए न्यूजीलैंड के कैप्टन थे, लेकिन तीनों टेस्ट मैचेस में भारत को अपने होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब जो आखिरी तीसरा टेस्ट मैच भारत ने हारा है, 147 रन का टारगेट था, लेकिन 147 रन का गालिबन, और भारत की टीम जो है 147 रन का टारगेट चेस करते हुए सिर्फ 121 रन पे जो है पूरी टीम भारत की ऑल आउट हो गई। सिर्फ 64 रन जो है वो ऋषभ पंत ने बनाए, 11 रन रोहित शर्मा के, और 10 रन जो है वो वाशिंगटन सुंदर ने बनाए। यानी इतना बड़ा बैटिंग ऑर्डर, और उसमें सिर्फ 3 ऐसे बैट्समैन थे जो डबल डिजिट में जो है वो दाखिल हो पाए। एक का 11, दूसरे का 10, और तीसरे का जो है वो 64 रन। और एजाज पटेल ने ये भारतीय जो बैटिंग लाइन थी उसको जो है वो तबाही से जो है वो तबाही से दो चार किया इसमें। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो इंतज़ार पंजोथा की बाजियाबी हुई है। अब नाज़रीन जो कहानी रिपोर्ट की गई उसमें तो ये है कि हसन अब्दाल के करीब एक गाड़ी जो कि 3-4 घंटों से लेके इंतज़ार पंजोथा साहब के मुताबिक उनको लेके वो सफ़र कर रहे थे, लेके चल रहे थे, लेकिन नहीं मालूम था कि कहाँ से निकले और कहाँ पे जा रहे थे। लेकिन फिर कहानी में ये बताया जाता है, जो रिपोर्ट किया गया है, कि एक पुलिस चेक पोस्ट पे, पुलिस नाके पे उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, तो जो अगवाकार थे, यानी इस इंतज़ार पंजोथा के जो मिसिंग होना था, उसको अगवा की कहानी जो है वो आज सामने आई है। तो उसमें कहा गया कि अगवाकारों ने जब उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई तो उनकी तरफ से पुलिस पर फायरिंग की गई, और जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो अगवाकार जो हैं गाड़ी को छोड़कर जो है मौके से फरार हो गए। अच्छा, इंतज़ार पंजोथा का स्टेटमेंट भी आया, ये हसन अब्दाल के इलाके में ये जो है ये सारा मसला सब कुछ हुआ, जहाँ पे फायरिंग और फिर अगवाकार गाड़ी को छोड़ के भाग गए। तो इसमें इंतज़ार पंजोथा का जो
इनिशियल स्टेटमेंट है उसमें वो ये कहते हैं कि 2 करोड़ मुझसे अगवा के लिए वो तावान मांग रहे थे और वो पश्तो बोल रहे थे, मुझे उनकी समझ नहीं आ रही थी। लेकिन ये भी कहा इंतज़ार पंजोता ने कि मुझे बहुत मारा गया, मुझे बहुत तशद्दुद का जो है वो निशाना बनाया गया। अब नाज़रीन, अच्छा हुआ कि इंतज़ार पंजोता की बाजियाबी हुई, लेकिन जहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा हुआ कि वो बाजियाब हो गए, वो मंजर आम पे आ गए, उनका पता चल गया, लेकिन अच्छा नहीं हुआ नाज़रीन, अच्छा नहीं हुआ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूँ। जो उस बंदे की हालत थी उसको देख के क्यों ना कहा जाए कि ये अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, ये अब ये अगवा की कहानी सामने आई है कि वो जो लोग इनको लेके गए थे इस्लामाबाद से, वो 2 करोड़ का तावान मांग रहे थे। लेकिन ये जो इनकी बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल चौधरी साहब ने जो पिटीशन दायर की थी, उसमें अटॉर्नी जनरल को नोटिस हुआ था, मंसूर उस्मान अवान साहब को। और मंसूर उस्मान अवान साहब ने अदालत से कहा था कि कल की परसों की समात में, जो हफ्ते जुमे के रोज़ हुई, एजी साहब ने कहा था कि 24 घंटों में इंतज़ार पंजोता जो है वो वापस आ जाएंगे, वो बाजियाब हो जाएंगे या मंजर आम पे आ जाएंगे। कोई भी एक आप लफ्ज़ जो है वो चूज़ कर सकते हैं जो आपको मुनासिब लगे, यानी खुशखबरी की बात की थी। अब 24 घंटों के अंदर ही तकरीबन, या आप यूँ कह लें कि 30 से 32 घंटों में इंतज़ार पंजोता साहब बाजियाब हो गए। लेकिन बात यह है, अब जो सवाल पैदा होता है, माज़रत के साथ हमारा अटॉर्नी जनरल साहब के साथ भी ताल्लुक़ है, अब अदालत में ये कोई बात नहीं हुई कि ये जो बाजियाबी होनी है, ग़ालिबन कोई उनका तावान मांगा जा रहा है इंतज़ार पंजोता का, और वो तावान अदा करके उनकी बाजियाबी हो जाएगी, तो ऐसी कोई बात सामने आई नहीं है। वहाँ पे सिर्फ बाजियाबी की बात हो रही थी। लेकिन ये जो कहानी सामने आई है, मतलब जो रिपोर्ट किया गया है, रिपोर्ट की कहानी की बात कर रहा हूँ, खुद से तो कहानी मैं अपनी नहीं बयान कर रहा, कि अगवाकार थे जो उठा के लेके गए थे और 2 करोड़ तावान मांग रहे थे। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया है, कुछ नए सवालात ने जन्म लिया है। तो हो सकता है कल 4 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत होनी है, तो हो सकता है कोई सवाल इस बारे में भी पूछा जाए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अच्छा हुआ कि इंतज़ार पंजोता वापस आ गए, लेकिन उसकी हालत को देख के जो देखा गया, उसमें नाज़रीन ज़रूर कहूँगा कि अच्छा नहीं हुआ। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के जो मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल वाली बात है और फिर एक सफ़े का फट जाना, ये क्या मामला है, इस हवाले से नाज़रीन पहले तो आप ये देखें कि जो 9 मई का केस है इमरान खान साहब के खिलाफ, जिसमें बात होती है कि इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। अच्छा, इसमें और भी कुछ पहलू, कुछ और भी एस्पेक्ट हैं। एक तो फैज़ हमीद साहब भी गिरफ्तार हैं, उनका भी कोर्ट मार्शल चल रहा है। उनके कोर्ट मार्शल के साथ भी इमरान खान का नाम आता है, ये जोड़ा जाता है कि जो फैज़ हमीद साहब की पोस्ट रिटायरमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं, जिस पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होना है, उसमें इमरान खान साहब, क्योंकि उसमें जो एलामिया ISPR ने जारी किया था, उसमें यह कहा गया था कि पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए पोस्ट रिटायरमेंट जो एक्टिविटीज़ थी वो कोई पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए थी। अब फैज़ हमीद साहब का जो लिंक है प्रीमा फेशी, अगर हम बात करें तो वो इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब उनको आर्मी चीफ भी बनाना चाहते थे, तो इस तनाज़ुर में इमरान खान साहब की बात भी होती थी कि जनरल फैज़ के साथ इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल भी हो सकता है। और ग़ालिबन खुद इमरान खान साहब ने भी, उनकी लीगल टीम ने भी लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था कि इमरान खान साहब की जो कस्टडी है वो सिविल कोर्ट से मिलिट्री कोर्ट में ना दी जाए। यानी अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है कि खान साहब को मिलिट्री कोर्ट के सपोर्ट किया जाता है, अदालतों से ये स्टे ऑर्डर या हुक्म इम्तना हासिल करने की कोशिश की गई कि ऐसी किसी बात की इजाज़त ना दी जाए कि इमरान खान साहब को सिविलियन कोर्ट की कस्टडी से निकाल के जो है वो मिलिट्री कस्टडी के हैंड ओवर यानी उनके सपोर्ट कर दिया जाए। अब ये खदशा तो था। अब नाज़रीन, जो चलान 9 मई के केस का जो जमा हुआ है रावलपिंडी की ATC की अदालत में, अब उसमें जो नामुकम्मल, जिसको अबूरी चलान हम कहते हैं, जो जमा हुआ, इसमें देखें कि पुलिस ने क्या चीज़ें लिखी हैं। एक तो नाज़रीन इसमें यह लिखा गया है कि ये पूरी एक साजिश थी, ये कोई अचानक से नहीं हुआ। 9 मई में जो मिलिट्री तनसीबात को, जो हसास इदारों की इमलाक को निशाना बनाया गया, ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ। ये पूरी प्लानिंग और मनसूबाबंदी के तहत हुआ। और चलान में मुल्क भर में 9 मई में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जिस मुनज़्ज़म तरीके से जो नज़र आता है प्रीमा फेशी के टारगेट किया गया मिलिट्री इमलाक को, मिलिट्री तनसीबात को, उसका जिक्र किया गया कि यह अचानक से नहीं हो सकता, यह मनसूबाबंदी के तहत है। और मनसूबाबंदी ये थी कि हुकूमत वक्त का तख्ता उल्टने की यह साजिश थी।
रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो जंग जो है वो मुसल्लत की गई। अच्छा, ये सिर्फ लिखा नहीं गया, इस हवाले से जो मवाद प्रोसिक्यूशन ने मुनासिब समझा वो भी साथ में अटैच किया है, जिसमें नाजरीन 41 कोई अखबारी तराशे हैं, जो बयानात हैं PTI के लोगों के कि निकलो अपने घर से, आज़ादी के लिए इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो हमारी रेड लाइन है, हमारी रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की तो फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसे अखबारी तराशे हैं। 256 FIR का रिकॉर्ड लगाया गया और साथ में शहरियार अफरीदी की एक ऑडियो, जिसमें वो, अच्छा ऑडियो या वीडियो ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक कोई डिजिटल उनके खिलाफ जो है वो एविडेंस है, जिसमें कहा यह गया है इस अबूरी चलान में कि उन्होंने लोगों को उकसाने की कोशिश की है, इदारों के खिलाफ जो है इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। पेट्रोल बम्स, जो कि हमने ज़मान पार्क पर भी देखा कि पुलिस पर PTI के कारकुनान ने इस्तेमाल किए। पेट्रोल बम्स के कुछ मवाद, टुकड़े, टूटी हुई बोतलों के, वो भी इकट्ठे किए गए और पैमरा से भी कुछ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो हासिल की गई और भी ढेर सारा मवाद है जो जमा करवाया गया है इस चलान के साथ। अब ये चलान तो जमा हो गया और 8 नवंबर को जो है वो फर्दजम लगेगी, लेकिन ये जो मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान साहब की तहवील जो है देने का मामला है, इस पर नुसरत जवेद साहब ने बात की है कि उन्हें ऐसा लगता है कि देर या बदेर इमरान खान साहब की जो कस्टडी है वो मिलिट्री कोर्ट के सपुर्द कर दी जाएगी और इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो हो सकता है कि मिलिट्री कोर्ट में भी हो। अब अगर नुसरत जवेद साहब बड़े क्रेडिबल, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ी दूर तक मतलब उनकी नज़र होती है चीज़ों को, जैसे चल रही होती हैं, हैपनिंग जैसे हो रही होती हैं, ज़ाहिर सी बात है तजर्बा है, तजर्बे से बहुत सारी चीज़ें इंसान स्मेल कर लेता, तो वैसे इनकी भी स्मेल भी है, मतलब एज ए रिपोर्टर चीज़ों को स्मेल करने की, उसमें से ख़बर निकालने की जो है वो इनके पास सलाहियत भी है और फिर तजर्बा भी है, तजर्बा भी कई सालों का, कई दहाइयों का। तो वो ये कहते हैं कि खान साहब की जो कस्टडी है वो मिलिट्री कोर्ट के सपोर्ट की जा सकती है, लेकिन खान साहब तो कहते हैं कि मैं मिलिट्री कोर्ट से नहीं डरता। अभी 26वीं आईनी तरमीम के मामले पे क्या हुआ? यही हुआ कि जब बात हुई कि मौलाना साहब ने बेशक वोट दिया लेकिन वो मिलिट्री कोर्ट वाली बात निकलवा दी, आपको मिलिट्री कोर्ट से बचा लिया, तो खान साहब ने कहा तो मैं तो मिलिट्री कोर्ट से नहीं डरता। चलें, खान साहब जो कुछ भी कहते हैं, लेकिन अब ये जो सारा मामला है, अब 2 दरखास्तें भी इन्होंने हाई कोर्ट में दायर की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में, तो खान साहब की कस्टडी मिलिट्री कोर्ट के हवाले ना की जाए। लेकिन इस सारी चीज़ के साथ अगर आपने फेस करना है, आपने इमरान खान साहब के मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल है उसको रोकना है और सिविलियन कस्टडी में रहें, तो इसके लिए ज़ाहिर सी बात है कि पार्टी में इत्तफाक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हमें नफाक नज़र आ रहा है, यानी आपको मतलब जो यूनिटी के साथ चलना है, एक यकजान या कालब होकर आपने चलना है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हो रही है। लेकिन वहाँ पे तो हमें ये लग रहा है कि ये एक पेज पार्टी में होने के बजाय ये पेज फटा हुआ है। आतिफ खान, उनको एक पहले नोटिस जारी हुआ मालम जब्बा के केस में, अब आतिफ खान को PTI के रहनुमा को मर्दान में फजल गार्डन हाउसिंग सोसाइटी पे एक नया नोटिस जारी कर दिया गया है। यानी इतने इख्तलाफात तहरीक इंसाफ में शदीद हो चुके हैं कि एक के बाद एक नोटिस जो है वो आतिफ खान को जारी किया जा रहा है और मुद्दा वही बयान किया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन के ऊपर ये हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही थी, जैसा कि जज हुमायूं दिलावर के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे जब महकमा एंटी करप्शन KPK ने हुमायूं दिलावर के खिलाफ केस बनाया था। वही इल्ज़ाम इसी फजल गार्डन मर्दान में हाउसिंग जो सोसाइटी है उसमें भी आतिफ खान पे इसी किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर सी बात है कि जब इख्तलाफात इस लेवल तक होंगे, क्योंकि आतिफ खान ने कहा था, जो पहले मालम जब्बा वाला उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैं ना मिनिस्टर था ना मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक था, मुझे किस किस का नोटिस दे दिया गया। अब सेक्रेटरी सियाहत जो है वो आज़म खान थे, वज़ीर सियाहत कोई और थे, तो मुझे किस बात का नोटिस दिया गया है एंटी करप्शन KPK की तरफ से। लेकिन बहरहाल एक तरफ खान साहब के मिलिट्री कस्टडी की बात हो रही है, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो पेज उस फैसले के खिलाफ एक होना चाहिए वो पेज हमें फटा हुआ या इख्तलाफात से शदीद जो है वो लबरेज दिखाई देता है। इसके अलावा नाज़रीन, जुडिशल कमीशन के हवाले से अब बात हो रही है कि 15 नवंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो बुला लिया गया है। अब 15 नवंबर को जो इजलास होना है उसमें ज़ाहिर सी बात है कि जो उसमें यह भी तय होगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जजेस नॉमिनेट होंगे तो उनमें जो सीनियर जज होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह बनेगा। अब सरबराह कौन बनेगा इस बहस में जाए बगैर याहिया अफरीदी साहब बन जाएं, क्योंकि आज के अखबार में ख़बर है कि हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है अगर याहिया अफरीदी साहब जो हैं
वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह बन जाते हैं। और इसलिए परेशानी नाज़िर नहीं होगी क्योंकि यकीन है कि याहिया फरीदी साहब जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। जिसका जो हक होगा उसको वो हक मिलेगा, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। यानी ऐसे नाइंसाफ़ी के इलेक्शन कमीशन और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों का मामला तहरीक इंसाफ नशिस्तें नहीं मांग रही, इनकार कर रही है, किसी जगह पे एजिटेट नहीं कर रही, लेकिन मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं और वो मखसूस नशिस्तें दीगर जो सियासी जमातों को तकसीम की गई थी उनसे निकाल के तहरीक इंसाफ को देने का फैसला किया गया। तो ऐसा फैसला जैसे याहिया फरीदी साहब जो हैं उनके बारे में हुकूमत को यकीन है कि ऐसा कोई फैसला कि जिसमें कंप्लीट जस्टिस के लिए आर्टिकल 187 का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जो याहिया फरीदी साहब का नोट आया था उसमें उन्होंने इस बात की मुखालफत की थी कि 187 का अख्तियार इस तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये बड़ा खौफनाक हो सकता है, बड़ा तशवीशनाक हो सकता है। तो इसलिए ये बात बिल्कुल ठीक है, जिनकी भी खबर है कि याहिया फरीदी साहब पे कोई एतराज़ नहीं, कोई परेशानी हुकूमत को नहीं, लेकिन ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं जो ऐसी खबरें नाज़िर लगती हैं इस तरह के अखबारात में कि हुकूमत की कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि सोशल मीडिया पे इससे हट के प्रोपेगेंडा होता है कि हुकूमत जस्टिस याहिया फरीदी के इक़दाम से जो है वो परेशानी है, परेशानी में लाहक हो गई है, परेशानी का शिकार हो गया। अब इसका नाज़रीन कोई पता चलाया जाना चाहिए कि अखबारात में जिनके साथ आप अटैच हैं वहाँ पे ये खबर छपती है, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ और कहानी बयान होती है। इसका भी पता होना चाहिए ना भी ये क्या रहा है। एक मीडियम में कुछ और मौक़िफ़ है, दूसरे मीडियम पे कुछ और मौक़िफ़ है, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो नाज़रीन मुझे ये समझ आती है कि गलतफहमियाँ पैदा करना है। अच्छा चलें, गलतफहमियाँ पैदा होती हैं नहीं होती, कोई कामयाब होता है कोई नाकाम होता है, कतई नज़र इस बहस में जाए बगैर अब जब 5 नवंबर को ये जुडिशल कमीशन का इजलास होगा उसमें जो 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, याहिया फरीदी साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, कोई एक अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह बन जाता है तो जो नीचे जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब हैं वो फिर जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच में जो जजेस बैठे हैं उनमें से किसी एक की नॉमिनेशन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह के तौर पे होती है तो फिर जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब 5वें जज के तौर पर जो है जुडिशल कमीशन में शामिल होने में उसका रुकन बनने के लिए फेवरेट हो चुके हैं। तो एक ये भी डेवलपमेंट चल रही है कि अगर याहिया फरीदी साहब बन जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह या अमीनुद्दीन खान साहब बन जाते हैं तो फिर जो एक नाम अभी खाली पड़ा है इन 4 जजेस के अलावा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह वो आएगा जो 5वां बंदा होगा। लेकिन अगर चारों में से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह बन जाता है जो ऑलरेडी जुडिशल कमीशन में जज साहबान मौजूद हैं तो फिर 5वां सुप्रीम कोर्ट का जज जुडिशल कमीशन में शामिल होगा और वो 5वें सीनियर जज जो हैं जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब हैं। इसके अलावा नाज़रीन मरियम नवाज़ साहबा ने क्या खड़ाक डाला है इसका इंकशाफ नवाज शरीफ साहब ने किया है कि उन्होंने मेरे साथ मशवरा किया है कि क्यों ना PIA ख़रीद ली जाए या फिर एक नई एयरलाइन जो है वो खड़ी की जाए और एक ऐसी एयरलाइन का तोहफ़ा दिया जाए पंजाब की आवाम को, पाकिस्तान के आवाम को, जो कि एयर पंजाब के नाम से चले। और बल्कि नवाज शरीफ ने तो ये भी कहा कि जब मरीम नवाज़ ने मेरे साथ मशवरा किया तो एक ऐसी एयरलाइन जिससे पेशावर से, कोयटा से, कराची से, इस्लामाबाद से, लाहौर से जो है डायरेक्ट जो है वो अमेरिका की फ़्लाइट्स जो हैं वो जाएंगी, ये नवाज शरीफ साहब ने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी इसके ऊपर मज़ीद भी काम होना बाकी है। लेकिन नाज़रीन अगर ऐसा ही है जैसे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मरीम नवाज़ ने मशवरा किया कि या तो PIA ख़रीद लें या फिर अलग से एक नई पंजाब हुकूमत अपनी एक एयरलाइन जो है खड़ी कर दे एयर पंजाब के नाम से, अच्छा है, अच्छा ये होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से अगर PIA ख़रीदना है तो PIA की ख़रीदने की ऑफ़र KP हुकूमत ने भी की है। KP हुकूमत ने ख़त लिख के निजकारी बोर्ड से कहा कि 10 अरब की जो बोली लगी है हम भी PIA को ख़रीदना चाहते हैं, तो फिर दोनों में कंपटीशन करा लें, पंजाब हुकूमत में भी और KP हुकूमत में भी, जो ज़्यादा बोली दे। और अगर जो सरकारी जो रेट है, जो कीमत निकाली गई थी इब्तदाई कि 85 अरब वहाँ तक पहुँचते हैं या उससे नीचे कहीं आते हैं और हुकूमत को वो कबूल होता है, तो फिर दोनों सूबे में से जो ज़्यादा बोली दे उसको दे दें। कंपटीशन के नतीजे में अच्छी बोली आ सकती है, अच्छा रेट आ सकता है PIA का। लेकिन नाज़रीन PIA निजकारी करके आप इससे जो है वो जान छुड़ा सकते हैं या इसके हिस्से फ़रोख्त करके ही, क्योंकि ये सफ़ेद हांसी बन चुका है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह।